नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी ओझा बाबा सेकंड पार्ट है और जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो प्लीज़ जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप फर्स्ट पार्ट सुन लीजिए क्योंकि तभी सेकंड पार्ट समझ में आएगा, क्योंकि कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने बीच में कुछ भी मिस किया तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कहानी में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। कहानी आज से 100-150 साल पुरानी है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं धीरेन्द्र जी और उन्हीं के परिवार की कहानी है जो कि शायद मेरे गांव से रिलेटेड भी है, तो इसीलिए मुझे कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है और ये मुझे पता ही नहीं था, ये हाल फिलहाल मुझे पता चला। तो आप लोगों के सामने ये कहानी मैंने रख दी। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है। तो कहानी पर पहुंचते हैं। कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पर ओझा बाबा रहते हैं और वो तंत्र विद्या करते हैं। अब कहानी हमने जहां से ख़त्म की थी वहीं से शुरू करेंगे और बाकी कहानी आप फर्स्ट पार्ट में देख लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो ये कहानी फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो कहानी में ओझा बाबा ने राजा जी को बुलाया अपने झोपड़ी पर। अभी तो वो एक जगह पर ठहराए गए थे, टेंट लगा था वहाँ पर, वहीं पर रुके थे राजा जी और पास में एक घर था, वहीं से उनकी व्यवस्था की गई थी। तो राजा जी एकदम से चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो देखा था झोपड़ी के आसपास वो नॉर्मल बात नहीं थी। तो इसलिए जैसे ही ओझा बाबा ने उन्हें बुलाया तो वो बहुत ज़्यादा एकदम से डर गए थे। उन्होंने कहा कि राजा जी को बुलाया है, मंत्री जी ने बताया। तो मंत्री जी से वो कहते हैं ठीक है, बाबा से बोल दो कि मैं आता हूँ अभी। अब राजा जी यहाँ से निकलते हैं और ओझा बाबा के झोपड़ी के पास पहुँचे ही थे कि अंदर से उन्हें कुछ आवाज़ आ रही थी, चहल पहल की, जैसे कुछ काम हो रहा है। तो इन्होंने समझा कि हो सकता है खाने पीने की तैयारी हो रही हो गई। पर जैसे ही ये झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं अंदर कोई नहीं, सिर्फ ओझा बाबा हैं जो कि अपने तखत पर लेटे हुए हैं और कुछ बुदबुदा रहे हैं, मतलब मन में कुछ बोल रहे हैं। तो ये बात राजा जी उनसे पूछते हैं आखिर आपने मुझे बुलाया क्यों था? तो कहते हैं अरे कुछ नहीं, आप बस आराम से हमारे पास बैठिए और सबसे बड़ी बात आपको क्या खाना है ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर आप चले जाएंगे और आपकी कोई इच्छा मैं पूरी ना कर पाया। तो राजा जी कहते हैं अरे ऐसी कोई बात नहीं है और आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। लगभग 200 लोग उनके साथ आए थे और उनको भरपूर खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छे से किया था इन्होंने। अब राजा जी ने कहा कि अभी मौसम तो गर्मी का था, तो इन्होंने कहा अब इनका टेस्ट लेते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे चने का साग खाना है और मक्के की रोटी और इसके साथ अचार मिल जाए तो अच्छा है। तो वो बोलते हैं अरे बिल्कुल, आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी बनवाता हूँ। अब उसके बाद लगभग 5 मिनट भी नहीं लगे थे, उससे पहले ही उनके पास वो थाली आ गई, मक्के की रोटी और सरसों का साग। राजा जी ये देख करके एकदम से चौंक गए कि इस सीजन में सरसों का साग मिलना तो नामुमकिन है। अब के ज़माने में तो ऐसा होता है कि लोग रख लेते हैं स्टोर करके, लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि इस सीजन में ऐसे कैसे मिल गया चने का साग, लेकिन चलो ठीक है, ये भी नॉर्मली है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे दही बड़ा खाने का मन हो रहा है, अभी क्या दही बड़े होंगे? अब वो बोलते हैं ठीक है, अभी 2 मिनट में मंगाता हूँ। अब उन्होंने बोला दही बड़े, और जैसे ही दही बड़े एक बड़े से घड़े में आया, एक घड़ा था, गांव में पहले के समय में घड़े में ही सब कुछ रखते थे, तो वो घड़ा सामने ही रखा था। तो एक औरत आई, उससे जब दही बड़े निकाल करके राजा जी को दे रही थी तो बाबा ने उसे रोक दिया और राजा जी से बोला कि राजा जी ये आप खा नहीं सकते हैं, तो ये मत खाइए। तो राजा जी कहते क्यों? कहते क्योंकि ये शायद डोम के घर के हैं और उनके घर का आप खाना नहीं खाएंगे। तो राजा कहते हैं आपको कैसे पता कि उनके घर का है?
मतलब यहाँ पे नहीं बना है? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, वो दूसरे के घर का है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब राजा जी कुछ क्लियर उनसे पूछ नहीं रहे थे, लेकिन उन्हें समझ में आ रहा था। लेकिन अब इस बात का प्रूफ कैसे मिले, इसलिए राजा जी अपने सैनिकों के साथ, जहाँ पर बाबा ने बताया कि उस गांव के उस डोम के घर में शादी है और ये दही बड़े वहीं से आए हैं, तो राजा जी सैनिकों के साथ तुरंत उस डोम के घर पहुंचते हैं, उसके गांव पहुंचते हैं। तो देखते हैं सच में वहाँ पर एक शादी थी और वहाँ पर कुछ शोर सुनाई दे रहा था, बहुत लोग चिल्ला रहे थे, लड़ रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इन्होंने जाके पूछा आखिर बात क्या है। तो उन लोगों ने बताया कि अभी बारातियों के खाने के लिए दही बड़े बने थे, एक बहुत बड़ा सा घड़ा भर के बना था, पर पता नहीं अचानक से वो घड़ा गायब कैसे हो गया है। हम लोग 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं लेकिन वो मिला ही नहीं। अब राजा जी सोचने लगते हैं कि आखिर क्या ये उसी घड़े की बात कर रहे हैं, मतलब कि जो ओझा बाबा हैं वो सही कह रहे थे। अब ये समझ तो जाते हैं, लेकिन ये दोबारा लौटकर उनके पास ये सब पूछने के लिए नहीं जाने वाले थे। ये गए और ओझा बाबा से विदा लिया और वहाँ से चले गए। अब ये समझ तो गए थे कि उनके पास इतनी शक्तियाँ हैं और हो न हो ये प्रेत शक्तियाँ हैं। तो अब ये राजा जी तो चले गए, लेकिन ये जो ओझा बाबा थे, इनकी आदत थी कि रोज़ सुबह ये नहाने के लिए अपने घोड़े से पास के तालाब में जाया करते थे। तालाब बहुत ही सुंदर था, क्योंकि उस वक्त लोग तालाब में, कुएं पर ऐसे ही वहीं का पानी पीते थे और नहाते भी थे तालाब में। तो ये अपने घोड़े से जाया करते थे, कहीं भी जाना होता था। इनके पास खेती बहुत थी, लेकिन ये खेती का काम, घर का काम और जितना भी काम होता था, ये सारा काम अपने प्रेतों से करवाते थे। अब इतने साल हो गए थे, लगभग 15-20 साल हो गए थे इन्होंने उन प्रेतों को अपने वश में कर रखा था, उनकी चोटी काट कर। कहते हैं पहले के समय में जो प्रेत होते हैं और जो तंत्र विद्या जानते हैं, उन्हें पता होता है कैसे उन्हें वश में करना है। तो ये उनकी चोटी काटकर अपने पास रखते थे और जब तक उनकी चोटी इनके पास रहती थी तब तक वो इनके बस में रहते थे, मतलब ये कुछ भी करा सकते थे। इसी तरह ओझा बाबा ने लगभग 50, 60, 70, कुछ गिनती नहीं है, लेकिन इतने प्रेतों को अपने वश में कर रखा था और उनसे सारा काम करवाते थे, अपने खेतों का, अपने घर का, सब जगह का। तो लेकिन ये जो प्रेत थे ये इतना ज़्यादा ऊब चुके थे, क्योंकि इतने सालों तक कैद में रहना उन्हें पसंद नहीं था। एक हद होती थी और हर एक काम करना, बहुत परेशान हो गए थे। तो उन सब ने सोचा कि अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हमें हमारी चोटी मिल जाए और हम आज़ाद हो जाएं। पर ओझा बाबा भी बहुत होशियार थे, उन्होंने बहुत ऐसी जगह छुपा के रखा था जहाँ पर वो लोग पा नहीं सकते थे। पर कहते हैं ना, जो होना होता है वही होता है। तो एक दिन ओझा बाबा अपनी झोपड़ी में लेटे हुए थे, तभी इन्हें ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है और बादल गरज रहे थे, एकदम अंधेरा हो गया था। तो इन्होंने अपने प्रेतों को ऑर्डर दिया कि जो सामने झोपड़ी है उसमें कोठी मतलब आप लोग समझ सकते हैं, जैसे मिट्टी की टंकी जैसे बनाते थे गांव में, उसी में अनाज रखते थे, तो उसी को कोठी बोलते हैं। तो उस कोठी में अनाज रखा था, मतलब गेहूँ या ज्वार, बाजरा, कुछ भी। तो इन्होंने प्रेतों से बोला कि वो खराब हो जाएगा तो उसको निकाल करके एक अच्छी जगह पर रख दो, नहीं तो बारिश होने वाली है और ये सारा अनाज खराब हो जाएगा। ये जिम्मेदारी इन्होंने जितने प्रेत थे सबको दी और सभी लोग काम में जुट जाते हैं, क्योंकि कोठियाँ बहुत ज़्यादा थी, लगभग 100 कोठियाँ थी, क्योंकि उनके खेत बहुत ज़्यादा थे, राशन बहुत आता था। तो वो सारे जुट गए काम में, सारा राशन निकाल करके एक वो कुएं जैसा घर के अंदर बना था और उस कुएं में वो सारा राशन डालने लगे। उस समय ऐसा होता था, घरों के अंदर लोग कुएं जैसा बना लेते थे पक्का, और उसमें राशन भर देते थे और ऊपर से बंद कर देते थे, जैसे कि सीढ़ी लगा के फिर बाद में वो निकाला जाता था। तो बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं थी जो पुराने समय में लोग करते थे। तो ऐसे ही इनके घर में भी एक कुआं था, लेकिन उसमें अभी तक अनाज नहीं रखा गया था। तो इन्होंने प्रेतों को जब ऑर्डर दिया, पहले तो वो नाराज हुए, लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए वो लोग सब काम में जुट गए
और सारी कोठियों से सारा अनाज निकाल करके उस कुएं में डालने लगे। जब सारी कोठियाँ मतलब खाली हो गई, एक कोठी बची थी जो सबसे कोने पर थी। अब एक प्रेत था जो वहाँ गया और उसने कहा ये तो मैं अकेले ही कर लूँगा। और वो तुरंत गया, उसने उस कोठी को जब खोला ढक्कन उसका, तो उसमें देख करके वो एकदम से खुश हो जाता है और जितने प्रेत थे सबको बुलाता है और सबको दिखाता है। फाइनली आज आज़ादी का दिन आने वाला था। अब सारे प्रेत जाते हैं और उस कोठी में हाथ डालकर जब देखते हैं तो सबको अपनी अपनी चोटी मिल जाती है जो बाल उन्होंने काटे थे। बाबा ने उसी कोठी में सारे बाल छुपा कर रखे थे और वो भूल गए थे ये कि उस कोठी में रखे हैं, क्योंकि बहुत साल हो गए थे वो छुपाए हुए, तो वो बिल्कुल भूल गए थे। और इन सारे प्रेतों को अपनी चोटी मिल गई। अब ये सब तो बहुत खुश हुए कि बहुत सताया है इस बाबा ने, अब हमें बदला लेना होगा। तो इन लोगों ने मतलब अब एकजुट हो करके सोच लिया था कि अब इसको सबक सिखाना है। तो वो बाबा जो थे वो रोज़ के नियम के अनुसार तालाब पर नहाने जाते, उसके बाद आ करके खाना खाते थे। खाना वो खैर खुद ही बनाते थे और राशन पानी ये प्रेत लाते थे। तो आज वो जब नहाने के लिए जा रहे थे, तालाब के पास पहुँचे ही थे, घोड़ा था उनके पास सफ़ेद रंग का। उस घोड़े से उतरे और नहाने के लिए उस तालाब के अंदर जैसे ही गए, उसके बाद वो वापस नहीं आए, क्योंकि वो सारे प्रेत उन बाबा के साथ तालाब के अंदर गए और उन्हें डुबा डुबा कर उसी में मार दिया। जबकि वो इतने स्ट्रॉन्ग थे, लंबे चौड़े और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे, तंत्र विद्या उन्हें इतनी अच्छी आती थी, लेकिन नहाते वक्त वो ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे थे और ना ही कोई मंत्र बोल पा रहे थे। एकदम से उनके ऊपर हमला हुआ और उसी पानी में डूब करके वो मर गए। गांव वालों को जब ये पता चला था तो गांव वाले तालाब के पास आए उन्हें देखने के लिए। उन्हें तालाब से निकाला गया, लेकिन जब तक उन्हें बाहर निकाला गया तब तक वो मर चुके थे और सब समझ गए थे कि ये अपने आप से डूब नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें तैरना बहुत अच्छे से आता था। तो हो न हो इन प्रेतों का ही काम था जिसको इन्होंने अपने बस में किया था। अब ये बात तो गांव के सभी लोग जानते थे कि इनके बस में प्रेत हैं, इनके घर के आसपास सब रहते हैं और वो लोगों का भला भी करते थे, सबका काम करते थे, पूरे गांव की हेल्प करते थे। लेकिन आज उनकी मौत इस तरह से होगी ये किसी को नहीं पता था, क्योंकि वो प्रेत भी एक तंग आ चुके थे उनके घर में काम करके। तो आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा भी होता है कोई प्रेत घर का काम करे और वो आराम से बैठे रहें? तो मतलब ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये एकदम सच्ची कहानी है। और जिन्होंने बताया है उन्होंने ही ये कहा है कि ये कहानी एकदम सच्ची है, इसमें एक भी शब्द मैंने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से नहीं जोड़ा है। जो उन्होंने बताया, जैसा उन्होंने बताया है, बिल्कुल मैंने वैसे ही आप लोगों को बताया है। अब इसमें आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन आज भी धीरेन्द्र जी कहते हैं कि उनके घर में उन्हें ऐसा एहसास होता है कि कोई ना कोई उनके घर में है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि दही मथने के लिए उन्होंने रखा है और अपने आप से मक्खन निकल आता है, मतलब जैसे उनके घर में कोई काम कर रहा है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है। अब हो सकता है कि वो उनमें से कुछ चोटी बच गई हो या कुछ छुपी हो और कहीं, ये चीज़ें कोई नहीं जानता है। और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डरावनी भी हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि ये कभी डरे नहीं अपने घर में, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बात एकदम सच्ची है। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, और इसी तरह की सच्ची और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।